फैक्टर्स जो है वो अपना रोल प्ले कर रहे हो और उसकी वजह से जो है एथलीट वो प्रॉब्लम महसूस कर रहा हो। तो हमें हमेशा इस बात के बारे में जागरूक रहना होगा कि किस किस तरह की जो है वह साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम फेस कर सकता है और ठीक है। तो व्हाट टाइप ऑफ साइकिक प्रॉब्लम्स ऑकर इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। उसके बाद है कि देखना है कि प्रॉब्लम जो एथलीट हमारे पास जो मेन कंप्लेंट चीफ कंप्लेंट आपको लिखा हुआ दिख रहा है, तो कंप्लेंट ठीक है, चीफ शॉर्ट टर्म चीफ कंप्लेंट एंड इंटरवेंशन। शॉर्ट टर्म कोई ऐसी मतलब कंप्लेंट जो कि मतलब छोटे छोटे उसमें आती हैं, जो कि मतलब ड्यूरेशन में जिनको सुलझाया जा सकता है, जिनको कर सकता है। तो वैसी कौन कौन सी साइकोलॉजिकल नेचर की मेन कंप्लेंट लेकर एथलीट हमारे पास आता है, छोट मतलब साइकोलॉजिकल नेचर कौन सी चीज कंप्लेंट कौन कौन ऐसी चीजों में एथलीट कंप्लेन करता है जो कि बेसिकली और जिनको कम समय में पाया जा सकता है। तो चीफ शॉर्ट टर्म नेचर यानी कि कौन कौन सी ऐसी समस्याएं जो है वो एथलीट हमारे कोच क्योंकि साइकोलॉजी से रिलेट और इनको जो है बहुत थोड़े समय में साइकोलॉजी की हेल्प से सुधार सकता है। इंटरवेंशन टेक्निक जो है वो टेक्निक्स वर्ड जो यहाँ पर है, इंटरवेंशन टेक्निक पर अभी आपको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ये हम लोग आगे जब और सारे चैप्टर्स में सबके बारे में आपको बताया जाएगा, सबके बारे में किया जाएगा आपको ये चीजें कैसे करनी है। तो अभी केवल हमें शॉर्ट टर्म चीफ तो क्या है वार्म अप डिपेंडेंसी। तो कई जगह ये होता है कि हम देखते हैं कि एथलीट जो है वो परफॉर्मेंस के लिए वार्म अप पर अपने डिपेंडेंट है कि वार्म अप जो है वो बहुत अच्छे से नहीं हुआ है, इसलिए परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी नहीं आ पाएगी। इसको कहते हैं वार्म अप डिपेंडेंट। वार्म अप जो है वह एथलीट फील करता रहता है कि वार्म अप बहुत अच्छे से नहीं हुआ तो परफॉर्मेंस जो है वो हमारी आज अच्छी नहीं हो पाएगी। तो वार्म अप डिपेंडेंसी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ये बहुत अपने में क्लियर वर्ड है कि अगर एथलीट के अंदर कॉन्फिडेंस का लैक हो रहा है, उसके लिए निगेटिव थॉट्स, एथलीट के अंदर निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं अपने परफॉर्मेंस आ रहे हैं कि अच्छा कैसे होगा, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। ये जो है ये सारी चीज होते हैं। एक एथलीट इन प्रॉब्लम्स को लेकर अक्सर जो है हमसे बात करते हैं और हमें ये समझना चाहिए कि साइंटिस्ट की हेल्प से या ये प्रॉब्लम्स साइकोलॉजिकल नेचर की है। तो आप भी अगर आप भी जो है उनको के बारे में हम लोग बातेंगे उनके मदद से। आप लोग जो है उसको ऑन ग्राउंड अपने जो जहां आप कर रहे हैं वहां आप उनको इस्तेमाल कर सकें। एंड साइको सोशल स्ट्रेस, ठीक है। तो अगर एथलीट के पास कोई शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है जो टीम से या कहीं फैमिली की तरफ से स्ट्रेस आ रहा है, तो उसे वो जो है वो शॉर्ट टर्म कंप्लेंट के अंदर आते हैं, जिनको कि हम साइकोलॉजिस्ट की हेल्प से या इवन खुद भी सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, लॉन्ग टर्म चीजें जो कि साइकोलॉजिकल नेचर की होती हैं और जहां पर जो है हमें साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए उनको सुलझाने के लिए। लॉन्ग टर्म चीजें मतलब कि जिनको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो कि कहते हैं ना कि मतलब ओवर ईयर्स एथलीट के अंदर डेवलप करना है, सालों सालों में एथलीट के डेवलपमेंट के प्रोसेस में एथलीट जब हमारा ग्रास रूट लेवल से लेकर एलीट लेवल तक जाता है, जब हमारा एथलीट ग्रास रूट लेवल से एलीट लेवल तक के लिए जाता है, तो वहां पर जो है कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि एथलीट के अंदर जो है वह डेवलप करने की कोशिश करते हैं, जो साइकोलॉजिकल नेचर की होती है, जहां पर आपको साइकोलॉजिस्ट की हेल्प की जरूरत है। साइकोलॉजिस्ट जो है वो उसको कोच की हेल्प के साथ जो है बेटर इनकलकेट कर सकता है। तो बहुत फेमस वर्ड है मेंटल टफनेस। मेंटल टफनेस क्या होती है? मेंटल टफनेस को अगर आसान शब्दों में समझाया जाए तो आसान शब्दों में मेंटल टफनेस का हिंदी वर्ड क्या होगा? मानसिक दृढ़ता, है ना? मानसिक दृढ़ता, दृढ़ कहते हैं ना मजबूत, तो मेंटली टफ, मानसिक रूप से मजबूत। मानसिक रूप से मजबूत का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो एथलीट है वह किसी भी मैच में जाने से जो है उसको घबराहट ना हो, किसी भी मैच में जाने से वह नर्वस ना हो और मैच की सिचुएशंस का उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, है ना? कि मैच किस कंडीशन में चल रहा है,
मैच की सिचुएशंस का उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव ना पड़े और वह एंजॉयमेंट के लिए, अपनी पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए वह गेम खेलता है। तो ये कहलाती है मानसिक दृढ़ता की। एथलीट जो है उसके ऊपर जो मैच में जाने का जो प्रेशर होता है, वो मैच में जाने का प्रेशर ना हो, और उसके अलावा मैच की डिफरेंट सिचुएशन जो बदलती रहती है उसका एथलीट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव ना पड़े, वह अपनी एंजॉयमेंट के लिए गेम को खेलता है। ठीक है, तो ये कहलाए कि मेंटल टफनेस, जो कि एक लॉन्ग टर्म चीज है जो कि एथलीट के अंदर डेवलप करने की होती है, और जिसको हम साइकोलॉजी की हेल्प से जो है एथलीट के अंदर डेवलप कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि हम कम्युनिकेशन स्किल्स देखते हैं कि एथलीट की जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वह कम्युनिकेशन स्किल्स जितनी बेटर होती जाती है उसकी परफॉर्मेंस उतनी बेटर होती जाती है। उसका कोच के साथ कम्युनिकेशन, कई बार जो हम देखते हैं ना कि किसी एथलीट का किसी कोच के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, लेकिन दूसरे जो कोचेज हैं उनके साथ उतनी अच्छी रिलेशनशिप नहीं डेवलप कर पाता, अपनी टीम के साथ उतनी अच्छी रिलेशनशिप नहीं डेवलप कर पाता। तो यहाँ जो कम्युनिकेशन स्किल्स का रोल है, ठीक है, तो अगर कम्युनिकेशन स्किल्स एक एथलीट की धीरे धीरे इंप्रूव कर दी जाए तो उसकी परफॉर्मेंस पर उसका काफी असर पड़ता है, और ये लॉन्ग टर्म चीज है। एथलीट का मोटिवेशन लेवल, जहां हम ये बात कर रहे थे कि कैसे एथलीट को हमेशा मोटिवेटेड रखें ताकि वह जो हाईली स्किल्ड परफॉर्मेंस है उसको लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू करे। तो यह एक लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन की चीज है। उसके अलावा बर्नआउट, क्योंकि हम देखते हैं कि ये इंडिया के कंटेक्स्ट में और ज्यादा ये चीज जो है हमारे देश के कंटेक्स्ट में, हमारे देश के संदर्भ में ये चीज और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे एथलीट जो है ना, जब हम जब हम बहुत सारे एथलीट जो जब हाई लेवल की परफॉर्मेंस पर पहुंचते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जब मतलब उनका जैसे उनका जो बेस्ट परफॉर्मेंस आना है, बेस्ट परफॉर्मेंस आने से पहले ही दूसरी सारी वजहों से इतना ज्यादा रिकॉग्निशन मिलने लगता है, इतना ज्यादा ऑनर मिलने लगता है कि एथलीट क्या होता है कि एथलीट को ये महसूस होता है कि यार जो भी मुझे जिंदगी में मिलना था वो सब तो मिल गया, तो अब मैं क्यों करूं, है ना। इतना ज्यादा रिकॉग्निशन, इतना ज्यादा ऑनर मिलने लगता है कि एथलीट ये महसूस करने लगता है कि यार सब कुछ तो मिल गया, अब मुझे क्यों करना है। ठीक है, तो ये चीज जो है अभी, जबकि उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस बाकी है, व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द एथलीट इज टू गेट अ मेडल एट द हाईएस्ट लेवल, लेकिन क्या होता है कि उसके पहले ही एथलीट के साथ ये सारी बातें होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर जो बर्नआउट का ये जो चीज है, इसको हम कहते हैं कि उसके बाद एथलीट का क्या है कि गेम में मन नहीं लगता, अपने गेम के अंदर मन नहीं लगता, वह बिना मन के मतलब बिना मन के खेलता रहता है थोड़े समय तक, उसके बाद गेम छोड़ देता है। तो यही जो चीज है कि एथलीट का मन नहीं लग रहा है और बिना मन के अपने गेम को परफॉर्म कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं बर्न आउट। ठीक है, बर्नआउट का कोई हिंदी वर्ड नहीं है, बर्नआउट एक्चुअली इसकी हिंदी जो है बहुत टफ है। बर्नआउट का मतलब केवल ये समझना है कि एथलीट जो है वह बिना मन के अपना गेम अगर खेल रहा है ना, अगर एथलीट बिना मन के अपना गेम खेल रहा है, वो गेम को एंजॉय नहीं कर रहा है, तो वो चीज कहलाती है कि एथलीट का बर्नआउट हो रहा है, एथलीट का बर्नआउट हो रहा है। ठीक है, तो बर्नआउट को कैसे संभालना है ताकि जो है हम जो चाहते हैं बेस्ट परफॉर्मेंस, वह बेस्ट परफॉर्मेंस एथलीट जो है वह दे पाए। साइको सोशल स्ट्रेस, जब स्ट्रेस जो है थोड़ा सा ऐसा होता है कि मतलब जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस होता है, जो कि एथलीट को संभालना मुश्किल होता है, तो वहां पर क्या है कि एथलीट जो है वो उससे जो उसकी टीम से रिलेटेड स्ट्रेस है या फैमिली से रिलेटेड स्ट्रेस है, तो वहां पर हम जो है इसको भी लॉन्ग टर्म टेक्निक्स के माध्यम से, यहाँ हम ये चाहते हैं कि एथलीट का जो सोचने समझने का तरीका है हम उसको बदलने की कोशिश करें। क्योंकि क्या होता है कि मतलब अभी तक तो एथलीट जिस चीज के साथ सक्सेसफुल हुआ वो ठीक है, लेकिन उसका अगर जो सोचने समझने का तरीका है उसमें अगर हम थोड़ा सा चेंज और कर पाए तो हम उसको और ज्यादा अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं। तो ये चीज लॉन्ग टर्म के अंदर हम लोग फॉलो करते हैं। उसके अलावा फटीग मैनेजमेंट भी जो है, फटीग मैनेजमेंट जैसे कंटिन्यूअस जो फटीग की प्रॉब्लम रहती है एथलीट के साथ, तो फटीग मैनेजमेंट भी जो है एक लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन टेक्निक है, और धीरे धीरे अगर हम कोशिश करें, धीरे धीरे अगर ट्राई किया जाए तो हम लोग फटीग को भी काफी हद तक मैनेज कर सकते हैं और एथलीट की परफॉर्मेंस को जो है उसमें इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से हम लोग फटीग पर भी काम कर सकते हैं। फटीग मतलब थकान। ठीक है, तो थकान के ऊपर जो है हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है,
तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर अभी आपने ये जो सारा देखा कि मतलब एथलीट की क्या प्रॉब्लम, एथलीट किस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं और कोचेज किस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो इससे बहुत सारे आपको वर्ड समझ में आए होंगे जो कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का जो एरिया है, स्कोप है, जहां पर कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इसको हैंडल करने की कोशिश करती है, तो वहां पर बहुत सारे आपको वर्ड समझ में आएंगे कि यानी कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इन सारी चीजों से डील करती है। तो उसके अंदर क्या आ जाता है, कॉग्निटिव एस्पेक्ट, एथलीट के कॉग्निटिव एस्पेक्ट से डील करती है, एथलीट की जो मेंटल प्रोसेसेस हैं उनसे डील करती है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। अफेक्टिव अफेक्टिव एस्पेक्ट्स, अफेक्टिव मतलब रिलेटेड टू इमोशंस एंड फीलिंग, ठीक है। अफेक्टिव, अफेक्ट, अफेक्ट का मतलब होता है इमोशन, सामान्य शब्दों में अफेक्ट का मतलब होता है इमोशन। तो पहला हो गया कि एथलीट की हायर मेंटल प्रोसेसेस से डील कर रहे हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर। दूसरा, एथलीट का जो इमोशनल प्रोसेस है उससे डील कर रहे हैं। हायर मेंटल प्रोसेस और इमोशनल ये दोनों थोड़ा सा अलग अलग है, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है लेकिन दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है। तो हायर मेंटल प्रोसेसेस और इमोशंस इन दोनों से डील करते हैं। उसके अलावा कोनेटिव एस्पेक्ट, जब ये मतलब चीजें जो है वो एक्शन के अंदर आ जाती है, बिहेवियर के अंदर आ जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं कोनेटिव। जब एथलीट की जो अंडरलाइन कॉग्निटिव प्रोसेस या अंडरलाइन इमोशनल प्रोसेस जो है, जब वो उसके बिहेवियर के अंदर आ जाती है तो उसको हम कहते हैं कोनेटिव एस्पेक्ट्स। तो कोनेटिव एस्पेक्ट्स के साथ डील करती है। क्या बताया मैंने, एथलीट की अंडरलाइन कॉग्निटिव प्रोसेस यानी मेंटल प्रोसेसेस और इमोशनल प्रोसेसेस, जो एथलीट के अंदर जो सोच चल रही है, एथलीट के अंदर जो इमोशन चल रहा है, जब वो इमोशन उसके बिहेवियर में दिखाई देने लगता है, बिहेवियर को अफेक्ट करने लगता है, तो वो कहलाता है कोनेटिव एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो कोनेटिव एस्पेक्ट्स हो गए। उसके अलावा ये सब अपने आप जानते हैं, मोटिवेशन के बारे में डील करता है। गोल सेटिंग कि कैसे एथलीट जो है अपने गोल सेट करता है। पर्सनालिटी ट्रेट्स, व्यक्तित्व के बारे में। एग्रेशन, आक्रामकता। लीडरशिप, कोचेज एज कोचेज जो है लीडरशिप के अंदर आपको क्या क्या चीजें जो है वह मायने रखती हैं, वह लीडरशिप, यानी कि लीडरशिप के क्या हो गया, नेतृत्व, नेतृत्व है ना, नेतृत्व। तो लीडरशिप, व्हाट इज द रोल ऑफ लीडरशिप इन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, ठीक है। So this deals with the leadership aspect of sports performance, how leadership from the coach affects the athlete's performance. So we will be talking about what leadership is and what kind of, there are kinds of leadership, so what kind of leadership affects athletic performance in what way. And then self confidence and self efficacy. So self confidence and self efficacy, how an athlete self confidence and self efficacy affects his athletic performance. This is all we deal with. This is means most of the things, it's not all, but it is the description of most of the things what sports psychology deals with. So we can call it the scope of sports psychology, how sports psychology deals with the field of sports and in which areas. So now we try to describe what are the cognitive aspects, ठीक है। So cognitive aspects here, we have given a brief description of what cognitive aspects are there, and in the next unit we will be talking in more detail about the cognitive aspects and their application in the field of sports. So what cognitive aspects, what mental processes sports psychology is dealing with? First is sensation. So sensation, how we get the information about the outer world. Okay, how we realize the information about outer world, because we know there are thousands of things going on around us all the time, but still we are only aware of a few and we are able to block out the other ones. So how all this is happening, how we are sensitized, so that is sensation. Then how we meaningfully process then sensation, how we give meaning to the sensation, that is called perception. तो सेंसेशन, परसेप्शन, अटेंशन आप लोग जानते हैं, ध्यान देने की प्रोसेस, कंसंट्रेशन, इसमें मैंने बहुत सारे वर्ड्स के बारे में पहले बात करी है कि थिंकिंग, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग जो है हायर मेंटल प्रोसेस है। मेमोरी हमारी एक हायर मेंटल प्रोसेस है। इमेजरी, यूजिंग इमेजरी इज इमेजरी एंड somebody was telling about visualization. So imagery and visualization, that is also part of cognitive aspect. Then decision making, how we make the decisions. Problem solving, how we solve our problems. And intelligence, that day I talked about intelligence, how intelligence affects sports performance. So
how all these are affecting sports performance. That's what we do in cognitive aspects. Okay, then affective aspects, how affective, how the emotional feelings affect our sports performance. Okay, so these are the affective aspects we are dealing with, emotions and feelings. Okay, so how emotions affect our sports performance and what kind of emotions. Then you must be thinking, आप लोगों को ये दिमाग में आ रहा होगा कि यार इमोशंस स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस पर असर डालते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब कौन से इमोशन में रहना जो है स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के लिए सबसे बेटर है, ठीक है, और क्या क्या असर पड़ता है। तो ये भी एक अलग हमारे पास यूनिट है, इसके बारे में हम लोग पूरी बात करेंगे। एंगर मैनेजमेंट, एंगर का मैनेजमेंट कैसे करना है। एराउजल बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी एक अलग यूनिट है कि एराउजल को कैसे मेंटेन करना है। एराउजल लेवल जो हमारा होता है, यानी कि उस दिन मैंने आपको बताया था ना, द लेवल ऑफ एनर्जी, एराउजल को साधारण शब्दों में कहें तो द लेवल ऑफ मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी, शारीरिक और मानसिक ऊर्जा की जो अवस्था होती है उसको हम कहते हैं एराउजल। आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, जब हम एराउजल के बारे में बात करेंगे तो और ज्यादा डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। अभी के लिए कह सकते हैं कि द लेवल ऑफ मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी, यानी कि शारीरिक और मानसिक ऊर्जा की स्तर, शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का स्तर जो है वह कहलाता है एराउजल। सो हाउ एराउजल अफेक्ट्स आवर परफॉर्मेंस। एंड देन एंजाइटी, एंजाइटी का जो है क्या असर पड़ता है हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर, क्या हमेशा एंजाइटी हमारे लिए बुरी होती है या एंजाइटी कभी कभी अच्छी भी होती है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग जो है अफेक्टिव एस्पेक्ट्स में डिस्कस करते हैं। एंड देन कम्स कोनेटिव एस्पेक्ट, तो एक्टिविटी रिलेटेड टू एक्शन, ये जो हमारा जो अंडरलाइन कॉग्निटिव प्रोसेसेस और इमोशनल प्रोसेसेस जो हैं, जब वो उनको हम एक्शन में लाने की बात करते हैं तो वहां पर कोनेटिव एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। कोनेटिव एस्पेक्ट्स के साथ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी डील करती है। क्या कहा मैंने, कोनेटिव का मतलब कि अंडरलाइन कॉग्निटिव प्रोसेसेस, जो मतलब एथलीट के अंदर जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस होती हैं, एथलीट के अंदर जो द कोनेटिव प्रोसेसेस आर, cognitive processes, what we tell is the activity based on underlying cognitive and emotional process, ठीक है, activity based on action based on the underlying cognitive and इमोशनल प्रोसेसेस। तो हमारे अंदर जो उच्च मानसिक क्षमताएं, जो उच्च मानसिक प्रक्रियाएं चल रही होती हैं और जो हमारे इमोशंस चल रहे होते हैं, तो उनके बेस पर जो हमारी एक्शन बेस जब उनका होता है तो उसमें किस किस चीज से हम लोग डील करते हैं। क्या हुआ अंडरलाइन, अब जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस से हम डील करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या हो गया मोटर लर्निंग, कि मोटर लर्निंग अब उसको अगर हम एक्शन में चेंज करेंगे कॉग्निटिव प्रोसेस को, तो कॉग्निटिव प्रोसेस का जो एक्शन बेस्ड पार्ट हो जाता है वो हो जाता है मोटर लर्निंग, यानी स्किल लर्निंग। तो स्किल लर्निंग के साथ डील करना है एग्रेशन, इमोशन का जो मैनिफेस्टेशन होता है, इमोशन जब एक्शन में आता है मैनिफेस्टेशन होता है, तो दैट इज कॉल्ड एग्रेशन। सो हाउ वी डील विद एग्रेशन। देन स्किल डिमॉन्स्ट्रेशन, स्किल डिमॉन्स्ट्रेशन कैसे जो है वह स्किल डिमॉन्स्ट्रेशन कैसे होना है। लॉज ऑफ लर्निंग, लॉज ऑफ लर्निंग के जो नियम है, बहुत सारे लर्निंग के नियम है, तो लॉज ऑफ लर्निंग में कैसे इस्तेमाल होता है। ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग फ्रॉम एरेना टू एरेना, ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग फ्रॉम द ट्रेनिंग ग्राउंड टू रियल सिचुएशन, तो ये ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग जो है ये है। एंड देन प्लेट्यू, कि व्हेन द परफॉर्म, प्लेट्यू का क्या मतलब हुआ कि परफॉर्मेंस एक लेवल तक पहुंच करके और उसके बाद क्या होता है कि वहां रुक जाती है, उससे आगे पीछे नहीं जाती है, मतलब पीछे जा सकती है लेकिन आगे नहीं जाती। तो हाउ वी डील विद प्लेट्यू, कि अगर परफॉर्मेंस में जो है वह एक जगह जाके स्टॉप लग गया और उसके बाद उसमें और ज्यादा फर्दर इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो हाउ वी डील विद द प्रोसेस ऑफ प्लेट्यू, इसको कहते हैं प्लेट्यू। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं इन वर्ड्स को, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, कभी कभी जो है शॉर्ट नोट्स के अंदर आ भी जाते हैं, ठीक है। तो प्लेट्यू जो है, प्लेट्यू को मतलब कि अगर ट्रेनिंग करते करते ट्रेनिंग जो है वो एक लेवल पर, परफॉर्मेंस जो है वो एक लेवल पर जाकर रुक गई है, उसके बाद उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड प्लेट्यू। तो प्लेट्यू के साथ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी डील करती है कि हाउ वी ट्राई टू टेक द प्लेयर पास्ट द प्लेट्यू, मतलब प्लेट्यू से आगे उसको कैसे ले जाना है, उसकी परफॉर्मेंस में कैसे इंप्रूवमेंट लाना है, ठीक है। तो ये थे यानी कि यहाँ पर जो है हम बात कर रहे थे वो था क्या, एस्पेक्ट्स ऑफ
स्कोप ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के जो अध्ययन का क्षेत्र है, द एरिया ऑफ स्टडी ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज this broad. This many things come under the area of sports psychology. So if we have any problem related to any of these aspects, we can always refer to a sports psychology and give a sports psychologist, and he will be able to help you with the problems you are facing. Yes. So that is area of sports psychology. अब क्या करेंगे, अब हम लोग जो है जो इसके आगे का टॉपिक है कॉग्निटिव प्रोसेसेस, तो कॉग्निटिव प्रोसेसेस को हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। और कॉग्निटिव प्रोसेस को डिस्कस कर लेते हैं, अभी काफी टाइम बचा हुआ है ना। तो हम लोग अब कॉग्निटिव प्रोसेस को डिस्कस करना शुरू करते हैं।